ओके, सो गुड इवनिंग। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है। सो कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 80C एलएसएस में कैसे टैक्स बचता है। इसके बारे में मैं दो बार डिस्कस कर चुका हूँ, एलएसएस क्या होता है और किस तरह से टैक्स एग्जम्पशन मिलता है एलएसएस में, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस कब डेबिट होता है? अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड 5,000 को एक्सीड करता है। अगर हमें डिविडेंड 5,000 को एक्सीड करता है, मीन्स 6,000 या 7,000 डिविडेंड मिलता है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी 10% टीडीएस डिडक्ट करके हमें देती है। सपोज मेरा टीडीएस सॉरी मेरा डिविडेंड बन रहा है 5,000, तो 500 रुपये काट के मुझे 4,500 ही मिलेगा। जब मैं टैक्स के लिए मीन्स आईटीआर फाइल करूंगा उस टाइम पे, अगर मेरा कोई भी टैक्स नहीं बनता है तो मुझे 500 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। अगर मुझे टैक्स देना है तो एडजस्ट हो जाएगा। सो टीडीएस 10% डेबिट होता है। किसमें? अगर हमें डिविडेंड्स मिल रहे हैं, अगर हमने डिविडेंड ऑप्शन चूज किया है तो। अब डिविडेंड मेरे अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अलग बात है। अगर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट किया तो एक्चुअली डिविडेंड हमें इशू हुआ, डिविडेंड पे टीडीएस कट जाएगा, उसके बाद री इन्वेस्ट होगा। डिविडेंड हमारे अकाउंट में आ रहा है तो भी उसमें 10% का टीडीएस कट जाएगा। जितने भी एनआरआईज होते हैं उनमें भी टीडीएस डेबिट होता है। एनआरआईज कौन सी कंट्री के रेसिडेंट हैं फिलहाल, वो कंट्री के बेस पे डेबिट किया जाता है। हर कंट्री का अलग अलग टीडीएस का रेट है। सो इंडिया और अदर कंट्रीज ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक डील साइन किया है, जिसको बोलते हैं डीटीए, डबल टैक्स एवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो क्या होता है यूजुअली, जैसे कोई एनआरआई कस्टमर है, एनआरआई कोई पर्सन है, यूएस में वो अर्निंग कर रहा है, यूएस में टैक्स पे कर रहा है, इंडिया में उसने पैसे ट्रांसफर किए या इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो इंडिया में भी टैक्स ना कटे, इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। जिसके बेस पे कौन सी कंट्री का रेसिडेंट है उसका टीडीएस कितना डेबिट होना है, ये चीज डिपेंड करता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस। सो जितने भी एनआरआईज होते हैं उनको जब म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं तो भी उनका टीडीएस डेबिट होता है वहां से, ताकि पता चले कि इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया उनका कितना इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन उनको देना होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? तो सिंपल आप समझिए, जीएसटी एप्लीकेबल होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो पे। सपोज म्यूचुअल फंड में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, या ओवरऑल म्यूचुअल फंड किसी भी स्कीम का जो भी एयूएम होता है, एयूएम से जो चार्जेस डिडक्ट होता है, सपोज आज के दिन चार्ज बने 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ पे 18% जीएसटी होता है। सो टोटल एक्सपेंस रेशियो में जीएसटी इंक्लूड होता है, एडिशनल जीएसटी नहीं लगता। जितने भी जीएसटी होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो टोटल एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड होते हैं। आपको बताया गया किसी स्कीम का टोटल एक्सपेंस रेशियो इज 1.9% ईयरली, दैट मीन्स 1.9% ओवरऑल विद जीएसटी। तो जितना भी जीएसटी लगता है वो सब टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर ही होता है, इंक्लूडेड होता है। एग्जिट लोड पे जीएसटी एडिशनल लगता है, जो कि मैंने आपको बताया था। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं उसके लॉक इन पीरियड के पहले, तो आपको एग्जिट लोड देना होता है। एग्जिट लोड पे एडिशनल जीएसटी पे करना होता है। सो जीएसटी डेबिट करके ही आपको पैसे मिलते हैं। मीन्स जो भी रिडम्पशन वैल्यू है वो जीएसटी और एग्जिट लोड ये दोनों डेबिट होने के बाद मिलते हैं। सो जितना भी जीएसटी इस स्कीम में लगता है, स्कीम में चार्जेस के ऊपर लगता है, जो कि टोटल एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड होता है। एग्जिट लोड पे जीएसटी आपको एडिशनल देना होता है। आपको जो ब्रोकरेज मिलता है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपको ब्रोकरेज मिलता है, तो ब्रोकरेज पे जीएसटी लगेगा आपको। बट जीएसटी आपको तब तक नहीं देना है जब तक आपकी ईयरली इनकम 20 लाख रुपीज से एक्सीड ना हो जाए। 20 लाख से ज्यादा आपकी इनकम होती है तो ही आपको जीएसटी पे करना है। सो इस पेज से कोई डाउट है? सो चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं ये क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आप शायद विजिबल हो आपको। व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड स्कीम? टैक्स कितना एप्लीकेबल होता है म्यूचुअल फंड स्कीम की अर्निंग पे? म्यूचुअल फंड स्कीम से आपने पैसे कमाए, आपने ग्रोथ किया, तो क्या टैक्सेस लगेंगे?
It is a function of type of income since dividend, short-term capital gain and long-term capital gain attract different tax rates. ये ऑप्शन ए है. ऑप्शन बी, इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेज. ये ऑप्शन बी है. ऑप्शन सी है 10% प्लस सरचार्ज एंड सेस. ये ऑप्शन सी है. ऑप्शन डी, इट इज अ फंक्शन ऑफ मार्जिनल रेट टैक्स एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स. सो ऑप्शन कौन सा सही है? सर ऑप्शन ए. Income earned by a mutual fund is exempt from taxes till income 20 lakhs income. नहीं, दिस इज फॉर इन्वेस्टर. इनकम अर्न फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्कीम मतलब. अच्छा, यस, सर ऑप्शन ए. करेक्ट. what is it? सो ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टाइप ऑफ स्कीम एंड ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपको टैक्स कितना देना है. It करेक्ट. is a function of type of income. ये आपकी अर्निंग के लिए नहीं है. एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप जो अर्न कर रहे हैं वो तो 20 लाख के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है. इनकम टैक्स एंड जीएसटी ये दोनों डिफरेंट है. ठीक है. जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स. सो आप म्यूचुअल फंड में अभी जैसे आपकी इनकम 20 लाख प्लस हो गई तो आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो इनकम टैक्स, अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है किस तरह से टैक्सेस लगते हैं, वो आप कंफ्यूज थे. ओके. रिडम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड वुड अट्रैक्ट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर एन इन्वेस्टर. ये बताइए कौन सा ऐसा स्कीम है, कौन सा ऐसा टाइप ऑफ स्कीम है जिसमें आपको एसटीटी लगेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा. ऑप्शन ए मल्टी कैप फंड, ऑप्शन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, ऑप्शन सी लिक्विड फंड, ऑप्शन डी ओवरनाइट फंड. Multi-cap mutual fund. ओके. किसी का आंसर अपार्ट फ्रॉम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है? करेक्ट. डेट म्यूचुअल फंड्स में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज में Equity लगता है. में. In the non-equity oriented fund, non-equity oriented fund means other than equity oriented, the rate of long-term capital gain tax is. देखिए अभी ये क्वेश्चन है जो 31 मार्च के पहले जो टैक्स एप्लीकेबल होता था उसमें. नॉन इक्विटी ओरिएंटेड मतलब डेट फंड आप बोल सकते हैं, बट नॉन इक्विटी ओरिएंटेड बोलते हैं. सो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है? 10% with indexation, 10% without indexation, 20% with indexation, 20% without indexation. 20% with indexation. ये Correct. पुराना है वही है. Correct. नए से तो अकॉर्डिंग टू स्लैब ना. Yes, as per your income tax slab. In सर case of थोड़ा capital gain, in case थोड़ा of ये capital gain इंडेक्सेशन from बता mutual fund पाएंगे? investment, tax deduction at source TDS is applicable for. इन केस ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं एज अ इन्वेस्टर, आपका कैपिटल गेन होता है, आपको प्रॉफिट होता है, तो टीडीएस किसको देना पड़ेगा? माइनर को देना पड़ेगा, एनआरआईज को देना पड़ेगा, ऑल इन्वेस्टर हु हैव इन्वेस्टेड मोर देन 5 लाख. टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड. सो विच वन इज करेक्ट? आई थिंक नॉन रेसिड एनआरआईज को देना पड़ता होगा. एनआरआई सर, एनआरआई. अभी जस्ट मैंने बताया एनआरआईज को हाँ. टीडीएस कटता है, क्योंकि एनआरआईज अपने पैसे निकाल के आउट ऑफ इंडिया ले जाएंगे, फिर कोई टैक्स हम उनसे नहीं ले सकते. सो एटलीस्ट जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर टीडीएस कट जाता है, तो इंडिया को पता होता है कि इनका कैपिटल गेन कितना हुआ है. द इनकम. हाँ जी सर एक छोटा सा, आई डोंट नो व्हाई टुडे आपका ना आज स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चंस को. स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है. ये ब्लर है. आपको ये क्लियर दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, वो क्वेश्चन वाला सेट नहीं दिख रहा है, इसलिए हाँ कुछ वो समय. एक्चुअली वो स्क्रीनशॉट है इसके लिए. ओके ठीक है, हाँ. फाइन सर. ठीक है. The income tax allows setting of the short-term capital loss against long-term capital gain. State whether true or false. इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है?
Yes, sir. True. Yes, sir. True. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Short term capital loss cannot be set off against long term capital gain. Cannot. Yes. Long term capital loss can be set off against short term capital gain, short term capital loss, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हुआ है वो 1 साल से कम में हुआ होगा। करेक्ट। सो अभी जब आप टैक्स फाइल कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है ना इन फ्यूचर। 1 साल तो इसको कंप्लीट ही नहीं हुए। क्लियर है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। यही एक चीज है जो मैंने मतलब स्पेशली आपको बताया था कि इसको आप याद रखिए, बाकी सब ट्रू है। इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ठीक है, ये लाइन सिर्फ आप याद रखिए, बस समझने की भी जरूरत नहीं, इस लाइन को याद रख लीजिए। और सर ये आप अगर समझ इफ इट इज जाएंगे। उल्टा, सर अगर ये उल्टा होगा तो इफ देयर इज अ लॉन्ग उल्टा टर्म होगा तो हो कैपिटल जाएगा, लॉस, कोई दिक्कत नहीं। it can be deducted from short term capital loss, यस। the gain, the short term capital gain. आप सपोज आपने 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 2023 में भी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 2023 की वैल्यू आपकी हो गई 80,000, और 2020 में जो आपने इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू हो गया 1.5 लाख रुपए। तो आपका वहां पे प्रॉफिट हुआ 50,000 का, इधर लॉस हुआ 20,000 का। तो ऐसा नहीं है आपको टैक्स सिर्फ 30,000 पे देना होगा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरा देना होगा, क्योंकि दैट इज 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से वो एडजस्ट नहीं होगा। आगे चल के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा आगे चल के। सो नेक्स्ट ईयर जब आप फाइल करेंगे टैक्स तो वो सेट ऑफ हो जाएगा आपके किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट से। क्लियर है? मुझे नहीं लग रहा है क्लियर है। ओके, ठीक है, इसको मैं एक वीडियो एग्जाम्पल के साथ बनाऊंगा। इस पे काफी टाइम लग जाएगा, अगर मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको एग्जाम्पल्स के साथ मुझे बताना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, चैप्टर 9 इन्वेस्टर सर्विस। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपके सीखने के लिए नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, और उन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको सही टिक करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है पूरे चैप्टर 9 में। सो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा। द एनएफओ प्रोसेस। एनएफओ आप सबको पता है, न्यू फंड ऑफर। अभी न्यू फंड ऑफर आप सबको पता है नहीं पता है? जब कोई नई स्कीम लॉन्च होती है उसको एनएफओ बोलते हैं, राइट? सो एनएफओ 15 डेज के लिए ओपन होता है, और 15 डेज के बाद 5 डेज का एक पीरियड होता है जहाँ पे 15 डेज में जितने भी कलेक्शन, जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। एनएफओ के टाइम में आपको यूनिट्स 10 रुपए में मिलते हैं। एनएफओ ओवर होने के बाद 5 डेज के लॉक इन पीरियड के बाद स्कीम रीओपनिंग डेट होता है। स्कीम रीओपनिंग डेट के बाद कोई भी अपने यूनिट्स बाय या सेल कर सकता है। क्लोज एंडेड फंड में 15 डेज का पीरियड होता है, उसके बाद सिंपली वो स्कीम मार्केट में लिस्टेड होती है। आप जब चाहें अपने यूनिट्स किसी और को सेल कर सकते हैं, किसी और से बाय कर सकते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम्स को मस्ट शुड बी मस्ट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस, मीन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना कंपलसरी है क्लोज एंडेड स्कीम को। इसके लिए इसमें 5 डेज का कोई पीरियड होता नहीं है। सो एनएफओ अगर आपको ना समझ में आए तो इसके डिटेल में मैंने समझाया है, आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनएफओ की बात हुई है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई एनएफओ आता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। सीड उसका रेडी होगा, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट किम उसका रेडी होगा। उन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कौन करता है? सेबी। नहीं, सेबी अप्रूव करता है फॉर्मेट ऑफ द सीड साई। सीड या साई का फॉर्मेट क्या होगा ये सेबी अप्रूव करता है।
अभी हर हफ्ते कोई ना कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, तो सबके डॉक्यूमेंट से भी अप्रूव नहीं करता, एक्चुअली कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, अभी जैसे यहाँ पे दिखा है, दिस नीड टू बी अप्रूव्ड बाय ट्रस्टी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एएमसी। अब एएमसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और ट्रस्टीज हैं, ये अप्रूव करते हैं। बट ये एक्चुअली अप्रूव करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो स्कीम का डॉक्यूमेंट बना, स्कीम का डॉक्यूमेंट सबसे पहले जाएगा कंप्लायंस ऑफिसर के पास। कंप्लायंस ऑफिसर उसमें चेक करेगा कि यहाँ की जो डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन है वो सारी ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में जो रेगुलेटरी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है नहीं किया गया है। स्कीम लॉन्च होने के पहले भी ढेर सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो की गई हैं नहीं की गई हैं। जितने भी लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं, जितने लोग म्यूचुअल फंड एएमसी में इन्वॉल्व हैं, वो सब का सर्टिफिकेशन आज तक वैलिड है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद एक्चुअली कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करता है जो भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको। बट कंप्लायंस ऑफिसर किसके अंडर आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर ही आएगा। सो बाय डिफॉल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव हो गया। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कंप्लायंस ऑफिसर का ऑप्शन हो, तो आप कंप्लायंस ऑफिसर को टिक करेंगे, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज अगर कंप्लायंस ऑफिसर का ऑप्शन नहीं आता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ट्रस्टीज। ओके, सो जब जब भी कोई एनएफओ लॉन्च होता है, जाहिर सी बात है उसकी मार्केटिंग की जाती है। एनएफओ के फॉर्म सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाए जाते हैं, उसके ब्रोशर्स, उसके वन पेजर, ये सारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाए जाते हैं, फिजिकल ऑनलाइन। एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन विंडो भी ओपन करना होता है। सो ये सब यूजुअल थिंग्स हैं, ये आपको पता होगा। जब कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो जाहिर सी बात है उसकी मार्केटिंग होगी, उसका प्रमोशन होगा, उसके फॉर्म्स आएंगे। लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फॉर्म से करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी उसका विंडो ओपन किया जाता है एनएफओ में ओपन करने के लिए। तो ये सारी चीजें ना ही आपके एग्जाम में आएंगी, और ये मीन्स ऐसी चीजें हैं जो सबको पता होती हैं कि भाई कोई चीज लॉन्च हुई है तो प्रमोशन होगा, मार्केटिंग होगा। सो ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपको समझ आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। अभी जब एनएफओ ओपन होता है तो सबसे पहले एनएफओ ओपन डेट होता है। एनएफओ ओपन डेट होता है जहां से आप यूनिट्स बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिस डेट से उस स्कीम में आप बाय कर सकते हैं यूनिट्स को। एनएफओ क्लोज डेट आफ्टर 15 डेज एनएफओ क्लोज हो जाता है। मींस मैक्सिमम 15 डेज हो सकता है एनएफओ का पीरियड। सो 15 डेज के बीच में आप जब चाहें खरीद सकते हैं। तो 15 डेज का फर्स्ट डे होता है एनएफओ ओपन डेट, 15th डे का लास्ट डे होता है एनएफओ क्लोज डेट। स्कीम रीओपनिंग डेट, 15 दिन कंप्लीट हुए, 5 डेज लॉक रहेगी स्कीम। उन 5 डेज में क्या होगा? जिन्होंने 15 दिनों में यूनिट्स बाय किए हैं उन सबको यूनिट सर्टिफिकेट मिलेगा। जितने पैसे आए हैं स्कीम में उन सबको इन्वेस्ट किया जाएगा। आफ्टर 5 डेज स्कीम रीओपनिंग डेट हो जाता है। स्कीम रीओपनिंग डेट के बाद क्या होता है? आप अपने यूनिट्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है। ओपन एंडेड स्कीम में आपको बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्कीम अगर आपको यूनिट सेल करना है तो आपको बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्कीम उसको रीपर्चेज कर लेती है। आपको नए यूनिट्स खरीदने हैं तो स्कीम आपको नए यूनिट्स बना के दे देगी। तो ये हो गया ओपन एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होता है? 15 दिन का एनएफओ आया, उसके बाद मार्केट में लिस्ट हो गई स्कीम। अभी आपको यूनिट बेचना है, आप बायर ढूंढिए और उसको बेचिए। या फिर अगर आपको किसी क्लोज एंडेड स्कीम में यूनिट्स खरीदना है तो आप डीमैट अकाउंट पे जाइए, सर्च करिए स्कीम का नाम और देखिए अगर कोई सेलर है तो आप उससे बाय कर लीजिए। तो क्लोज एंडेड स्कीम में स्कीम ना ही रिपर्चेज करती है आपके यूनिट्स, ना ही नए यूनिट्स बना के आपको देगी। आपको किसी ना किसी जिसके पास यूनिट है उससे ही खरीदना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी यूनिट है, आपको सेल करना है, तो कोई आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। ईएलएसएस का एनएफओ कितने दिन के लिए ओपन हो सकता है? अंडर सेबी गाइडलाइंस एनएफओ अदर देन ईएलएसएस कैन रिमेन ओपन फॉर मैक्सिमम 15 डेज। तो बाकी सारे एनएफओ मैक्सिमम 15 डेज के लिए ओपन हो सकते हैं अदर देन ईएलएसएस। तो ईएलएसएस का एनएफओ कितने दिन के लिए ओपन हो सकता है? मैंने जब एनएफओ की बात हो रही थी मैंने आपको बताया भी था। 30 days. करेक्ट। ईएलएसएस, अगर कोई नया ईएलएसएस लॉन्च हो रहा है तो उसका एनएफओ 30 डेज के लिए ओपन हो सकता है। सो ईएलएसएस एनएफओ मैक्सिमम 30 डेज चल सकता है। अदर देन ईएलएसएस कोई भी नया फंड लॉन्च हो रहा है उसका एनएफओ मैक्सिमम 15 डेज तक चल सकता है।
ओके, इन्वेस्टर प्लान एंड सर्विसेज, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान सिंपली क्या होता है, आप डायरेक्ट एएमसी से बाय कर रहे हैं, बीच में आपके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई भी ब्रोकर नहीं है, आप डायरेक्टली एएमसी से बाय कर रहे हैं। तो डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, जो ब्रोकरेज, जैसे मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपने मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा, कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली एएमसी से बाय कर लिया तो मैं बीच में हूँ नहीं, तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा नहीं, या एएमसी को किसी और को ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। मीन्स आप अगर डायरेक्टली एएमसी से लेंगे तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम हो जाता है। रेगुलर प्लान मतलब आप किसी ब्रोकर के साथ ले रहे हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ले रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों का सेपरेट एनएवी होता है। सेपरेट एनएवी मतलब एक में आपका चार्ज कम लग रहा है, एक में आपका चार्ज ज्यादा लग रहा है। तो जहाँ पे चार्ज कम होता है वहाँ पे एनएवी प्राइस थोड़ा तेजी से बढ़ेगी, जहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा एनएवी प्राइस कम होगी। तो किसी भी स्कीम में अगर आप डायरेक्ट प्लान का एनएवी प्राइस देखेंगे तो अलग होगा, रेगुलर का देखेंगे तो अलग होगा। डायरेक्ट प्लान का हमेशा एनएवी प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटर को जाने थे वो स्कीम में ही है, इसकी वजह से एनएवी प्राइस ज्यादा है। कल मैंने आपको समझाया था 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला आईडीसीडब्ल्यू पे आउट, दूसरा आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट, और तीसरा ग्रोथ ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे पैरामीटर में पहला क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। आईडीसीडब्ल्यू पे आउट में डिविडेंड बैंक अकाउंट में आता है, यस, क्योंकि पे आउट हमने लिया, हमारी बैंक अकाउंट में आएगा। री इन्वेस्टमेंट पे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वापस से वो पैसे स्कीम में ही री इन्वेस्ट हो गए। ग्रोथ ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड है ही नहीं है। टैक्स ऑन डिविडेंड, यस, डिविडेंड मिला है तो उस पर टैक्स देना होगा। डिविडेंड पे कितना टैक्स लगता है, आप में से कोई भी बताना चाहेगा? 10%। 10%. और कोई? टेन परसेंट मैंने बताया था या फिर आप गेस कर रहे सर हैं? 10% टीडीएस बताया था ना आपने, टीडीएस कट के आएगा। टीडीएस, टीडीएस एक्चुअली टैक्स नहीं होता है। सर तो टैक्स तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से यस, लगेगा एज ना। पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अभी मैं टीडीएस बताता हूँ आपको होता क्या है। सपोज मैंने आपको पैसे दिए, तो म- मुझसे गवर्नमेंट पूछेगी ना आपने पैसे कितने दिए और किसको दिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको पैसे देने से पहले उसमें से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि मैंने इस पैन कार्ड नंबर को इतने रुपए दिए। मैंने 10% काटा, मतलब 1,000 रुपए गवर्नमेंट को पे किया, तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि मैंने आपको 10,000 रुपए पे किया। फिर जब आप टैक्स फाइल करने जाएंगे तो गवर्नमेंट को पता है कि आपने 10,000 रुपए मुझसे लिया है। ये उधारी की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ कंपनी अगर आपको मैं पे करता हूँ या कोई भी आपको पे करता है, अगर आप सैलरी भी लेते हैं तो उसमें भी कुछ टीडीएस का पार्ट होता है। सो कोई ना कोई टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स है ऐसा, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपकी अर्निंग कितनी हुई। तो जब भी डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड से टीडीएस कट जाता है, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि आपको कितना टीडीएस मिला। अभी मान लीजिए आपने जब टैक्स फाइल किया, आपको डिविडेंड 1,00,000 रुपए साल में मिला, 10,000 रुपए आपके टैक्स कट गए, 10,000 रुपए आपके टैक्स टीडीएस में कट गए। लेकिन जब लास्ट में आपने कैलकुलेट किया आपकी अर्ली इनकम 4 लाख निकल के आई, तो आप टैक्स आपको पे ही नहीं करना है। तो आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो जो 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड ने आपके टीडीएस काटे थे वो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, ये होता है टीडीएस। सो टीडीएस टैक्स नहीं है, टीडीएस एक्चुअली टैक्स ही है, बट टैक्स इसके लिए लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट को पता चले, बाद में वो एडजस्ट हो जाता है। अगर आपका कम टैक्स बनता है तो आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी, अगर आपका ज़्यादा टैक्स बनता है तो आपको और पे करना पड़ेगा। ये होता है टीडीएस। बट इनकम डिविडेंड्स पे आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब टैक्स देना होता है। सो इसमें भी देना पड़ेगा, भले ही अकाउंट में नहीं आया बट डिविडेंड मेरे नाम पे आया तो यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे डिविडेंड आया नहीं तो टैक्स की कोई बात बनती नहीं है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। सो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होता है? नहीं होता है। जितना भी डिविडेंड डिविडेंड आया मेरे अकाउंट में आ गया। यहाँ पे डिविडेंड्स आए और वापस से उसी स्कीम में इन्वेस्ट हो गए, तो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होता है, यस। यहाँ पे नो ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ना ही डिविडेंड आया। यहाँ पे क्या होता है, यूनिट के प्राइजेस बढ़ते हैं। सो एनएवी चेंज, एनएवी मतलब यूनिट का प्राइस चेंज होता है। तो जैसे ही डिविडेंड पे हो जाता है एनएवी प्राइस क्या होता है,
डिक्लाइन हो जाता है जैसे डिविडेंड पे हो जाता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था ना, 11 रुपए का एनएवी प्राइस है, जैसे ही डिविडेंड आया एनएवी प्राइस कितना हो गया 10.5, तो एनएवी प्राइस डिक्लाइन होता है जैसे ही डिविडेंड पे होता है। इसमें भी डिक्लाइन होगा, डिविडेंड पे किया, यहाँ पे एनएवी कैप्चर कर लेती है पूरा प्राइस, मीन्स यहाँ पे एनएवी प्राइस बढ़ता रहेगा, ना ही डिविडेंड दे रही है ना ही डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या होता है एनएवी प्राइस इंक्रीज होते रहता है। ये पेज क्लियर है आप सबको? जी सर। हाँ जी। ओके कितने तरह के अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं ये देख लेते हैं। सो मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट आपको मेल पे आता है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली अकाउंट स्टेटमेंट आता है, जिसमें ये दिखता है कि आपके टोटल ट्रांजेक्शन कितने हुए, उसमें अगर आपका एसटीपी है, एसआईपी है, एसडब्ल्यूपी है, कुछ रिडम्पशन है, कुछ यूनिट परचेज है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है मंथली बेसिस पे। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट में सेम चीजें, एनुअली कितना हुआ वो आएगा, पूरे साल में कितना हुआ। कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट में क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट आया, उसमें क्या होगा कि आपका टोटल कितने स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे कितने यूनिट बैलेंस हैं, कितना अमाउंट बैलेंस है, कितने ट्रांजैक्शन हुए। एक्चुअली ये तीनों सेम तरह के स्टेटमेंट होते हैं। ये आपको दिखाएगा मंथली, ये दिखाएगा ईयरली, ये दिखाएगा कंसोलिडेटेड। क्लियर है? एक पॉइंट आप कहीं पे नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी नहीं है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के फोलियो में 6 मंथ तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते तो वो फोलियो आपका डोरमेंट काउंट किया जाता है। डोरमेंट मतलब ये मत समझिए जैसे आपका सेविंग अकाउंट डोरमेंट हो जाता है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, उसको डोरमेंट मान लिया जाता है। सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, लोग 5-10 साल तक उसको टच भी नहीं करते, तो डोरमेंट ही रहता है। तो 6 महीने तक अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता तो डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। ठीक सर है। ये कंसोलिडेटेड दोबारा बता दीजिए। कंसोलिडेटेड क्या होता है, जैसे आपने आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया है, लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में भी किया है, ठीक है, तो मंथली स्टेटमेंट आपको फोलियो वाइज आएंगे, कौन से फोलियो का, मतलब आपको लार्ज कैप फोलियो का चाहिए, मिड कैप का चाहिए, स्मॉल कैप का चाहिए, तो मंथली में 3 स्टेटमेंट आपको मेल पे आएंगे, ईयरली में 3 स्टेटमेंट आपको मेल पे आएंगे, कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपको मेल पे आएगा जो तीनों फंड्स को कंटेन करेगा, मतलब तीनों की इंफॉर्मेशन होगी कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट में। क्लियर है मंजरी? यस सर। एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, कौन कौन से इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जो एलिजिबल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हर तरह के इंडिविजुअल इन्वेस्टर एलिजिबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला रेसिडेंट इंडियन एडल्ट इंडिविजुअल above the age of 18, so adult मतलब above the age of 18 हो गया, they can invest either singly और jointly। अब jointly मतलब 2 लोग या 3 लोग मिलके, अब मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर हो सकते हैं, 3, ये आपको पता है। अगर कोई माइनर इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या होगा, माइनर इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू देयर गार्डियंस। अब माइनर को अगर इन्वेस्ट करना है तो माइनर के पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो अंडर गार्डियनशिप अकाउंट होता है, ठीक है, बच्चों का एक अकाउंट होता है जिसको हम अंडर गार्डियनशिप अकाउंट बोलते हैं। सो बच्चे का वो अकाउंट होगा तो थ्रू देयर गार्डियंस, इसमें केवाईसी भी किसका होगा, गार्डियन का होगा, क्योंकि बच्चे का केवाईसी हो नहीं सकता, उनका पैन होता नहीं है, उनका सिग्नेचर नहीं होता, फोटो चेंज होती रहती है, तो गार्डियन का केवाईसी होता है और गार्डियन के थ्रू ही माइनर इन्वेस्ट कर सकता है इन म्यूचुअल फंड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, HUF क्या होता है, आपकी फैमिली का अकाउंट होता है, मतलब मीन्स फादर मदर बच्चे इन सबका एक कंबाइंड अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट्स होते हैं HUF, और HUF इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो HUF में क्या होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। सो कर्ता HUF के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस मीन्स NRI या फिर PIOs, ये दोनों भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नॉर्मल केवाईसी कंप्लीट करके, इनके केवाईसी में क्या होता है, इनका जिस भी कंट्री में ये रिसाइड है फिलहाल, वहाँ का एक एड्रेस प्रूफ लगता है, और बाकी इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स देके इनका केवाईसी करके ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर मतलब एफआईआईज, एफआईआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जो भी केवाईसी गाइडलाइंस है सेबी की उसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट, कोई प्राइवेट लिमिटेड, कोई पार्टनरशिप या कोई प्रोपराइटर, ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? कॉर्पोरेट बॉडीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो कर सकती है। रजिस्टर्ड सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये कर सकते हैं। ट्रस्टी ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ये कर सकते हैं। प्राइवेट जो ट्रस्ट होते हैं वो कर सकते हैं। पार्टनर्स या प्रोपराइटरशिप फर्म कर सकती हैं। मीन्स कोई भी कंपनी है, आपको अगर इसमें आप इसको पढ़ लीजिए, कोई भी कंपनी है, किसी भी तरह की कंपनी है या कोई भी ट्रस्ट है, वो सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्या है, मल्टीलैटरल एजेंसीज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ ऐसी एजेंसीज होती होंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होती हैं, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री यूनिट एंड अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स ये सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही है। आर्मी, इंडियन आर्मी, वो चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे कर सकती है। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये सारे लोग अपनी केवाईसी करने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अभी केवाईसी कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट रूट होल्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट इन डीमैट अकाउंट थ्रू अ सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? डिपॉजिटरी तो आपको पता है एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी अपने पार्टिसिपेंट बनाती है, मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, आनंद राठी, इनका नाम सुना होगा, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। सो यहाँ पे अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप उसके थ्रू डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय कर सकते हैं, या इन सब में कोई भी बाय कर सकता है जिनका डीमैट अकाउंट है। इनडायरेक्ट रूट, सिंपली आप गए, फॉर्म पे आपने साइन करवाया, म्यूचुअल फंड बाय कर लिया, वो इनडायरेक्टली रूट हो गया। Okay, so it is a good practice to check who can invest section in scheme information document, especially for first time investor. अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आपको पता ही होगा हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, बट हु कैन इन्वेस्ट एंड हाउ कैन इन्वेस्ट आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और हम यहाँ पर भी देखेंगे। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फिल करना होता है? तो सबसे पहले तो आपको स्कीम का नाम लिखना होगा, और स्कीम डायरेक्ट प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है या रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करना है। यूनिट होल्डर्स मीन्स कितने यूनिट होल्डर्स हैं, यूनिट होल्डर्स की डिटेल आपको फिल करनी है। अगर माइनर है तो माइनर में गार्डियन का आपको डिटेल फिल करना होगा। पीओए एज अ यूनिट होल्डर, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होते हैं आप में से किसी को पता है? ओके, पावर ऑफ अटॉर्नी एक पर्सन होता है जिसको हमने सारी पावर देके रखा है। सपोज आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, या फिर आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या कोई भी रीजन से आप सर्विस नहीं ले सकते म्यूचुअल फंड कंपनी से, या कहीं से भी आपके पास टाइम नहीं है या कुछ भी है, तो आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट कर दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी आपके बिहाफ पे आपके सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है, नॉमिनी चेंज नहीं कर सकता है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन आपके बिहाफ पे आपका पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना चाहेंगे तो आपका भी केवाईसी होगा एंड आपके पीओए होल्डर का भी केवाईसी होगा। ठीक है। सो पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट करेंगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी के डिटेल्स, मोड ऑफ होल्डिंग, सिंगल होल्डिंग है, जॉइंट होल्डिंग है, आइदर और सर्वाइवर है, वो आपको फिल करना है। केवाईसी डिटेल्स फिल करना है, मीन्स उनका एड्रेस, उनका सिग्नेचर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी है। मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया।
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? Yes, is audio सॉरी, well. एक्चुअली मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, इसकी वजह से मुझे लगता है आवाज आना बंद हो गई। सो मैं ऐसे एको हो कंटिन्यू रही करता है। हूँ। ओके, सो फटका एंड सीआरएस। फटका क्या होता है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। सो जितने भी एनआरआईज होते हैं उनके लिए फटका करना मैंडेटरी होता है। फटका एक्चुअली सबका होता है, तो आपको सिंपली दिखाना होता है कि आप किसी अदर कंट्री में टैक्स नहीं पे करते, या टैक्स रेसिडेंट नहीं है आप किसी अदर कंट्री में। अगर कोई एनआरआई है तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी कंट्रीज में टैक्स पे करता है, कौन कौन सी कंट्रीज से उसकी इनकम है। दैट इज कॉल्ड फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। सो जितने भी म्यूचुअल फंड के फॉर्म्स होते हैं, फिजिकल हो या फिर ऑनलाइन आप कर रहे हैं, फटका करना मैंडेटरी होता है। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करना होता है। बैंक अकाउंट डिटेल के लिए आपको 5 कॉलम मिलेंगे, आप मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। उनमें से कौन सा आपका डिफॉल्ट बैंक अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट आपका डिफॉल्ट अकाउंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका चेक नंबर क्या है, आपका चेक का रेट क्या है, चेक पे नाम क्या है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। पेमेंट डिटेल्स भी मैंने साथ में बता दी है। यूनिट होल्डिंग ऑप्शन, वही सिंगल होल्डिंग या फिर जॉइंट होल्डिंग या इधर और सर्वाइवर, नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको फॉर्म पे ही मिल जाएगा, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन होती है जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरी जाती है। फॉर्म चाहे तो ऑनलाइन आप भर रहे हैं या तो ऑफलाइन, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करना होगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक फाइनेंशियल हो सकता है, एक नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? इनिशियल परचेज, फर्स्ट टाइम आप म्यूचुअल फंड में परचेज कर रहे हैं, चाहे वो एनएफओ है या फिर ऑनगोइंग गोइंग स्कीम, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। एडिशनल परचेज, एडिशनल परचेज क्या होता है? किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपको सेम म्यूचुअल फंड स्कीम सेम फोलियो में कुछ एडिशनल पैसे इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल परचेज। सो यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हैं, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। परचेज ऑफ यूनिट्स, सेम हो गया, इनिशियल परचेज या परचेज ऑफ यूनिट, दोनों चीजें सेम है। तो यूनिट आप परचेज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। स्विच, स्विच में क्या होता है? एक स्कीम से आप यूनिट बेच के सेम एएमसी के दूसरे स्कीम में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते, फिर भी यूनिट सेल हो रही है, किसी अदर स्कीम में बाय हो रही है, तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही होता है। पेमेंट मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल फंड परचेज। म्यूचुअल फंड परचेज करने के कितने ऑप्शन हो सकते हैं? सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन को यूज करके या वेबसाइट को यूज करके आप ऑनलाइन अपने कार्ड डिटेल या फिर बैंक अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स को डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके, सॉरी, इंटरनेट बैंकिंग इन द सेंस, जैसे आपने मुझसे बोला कि मुझे XYZ फंड में पैसे इन्वेस्ट करना है, तो मैं XYZ फंड में फ़ोन करके वहाँ से अकाउंट डिटेल्स लूंगा कि आपके म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम का नाम आपने बताया उस स्कीम का करंट अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये डिटेल आपको भेज दूंगा। आप सीधा उस अकाउंट में ट्रांसफर करके आप मुझे सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी दे दोगे, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। KYC रहना ज़रूरी है। M बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, जैसे NEFT RTGS करते हैं, आपको पता होगा। एक तो नेट से आप लैपटॉप से कर सकते हैं, दूसरा आप मोबाइल से कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड MFU प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने बताया कि जितने भी मोबाइल ऐप्स होते हैं म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स के, वो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म या MFU म्यूचुअल फंड यूटिलिटी, जैसे मैंने बताया था ना, NF नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का MF2 करके है, BSC का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSC स्टार MF है, और सारे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स और सारी एमसीज ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको बोलते हैं MFU म्यूचुअल फंड यूटिलिटी। ये तीनों ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसके भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट असबा, आपने किसी ने IPO के लिए कभी अप्लाई किया हो तो आपने देखा होगा कि आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं आपके अकाउंट में, और जब भी IPO आपको अलॉट होता है आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, तो सेम वे में आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आधार पेमेंट सर्विस होता है जहाँ पे आपके थंब प्रिंट यूज करके पैसे, आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे आप थंब प्रिंट डाल के पैसे निकाल सकते हो। सेम वे में आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेशनल यूनिफाइड यूएसडीडी प्लेटफॉर्म, ये मुझे भी नहीं पता। कुछ आपके बैंक अकाउंट से डायल करके रजिस्टर मोबाइल नंबर से वहां पर भी आप फोन करके या फिर अपने बैंक को कॉल करके या मैसेज करके आप पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी होता है, ई वॉलेट से भी होता है। ई वॉलेट मीन्स जैसे पेटीएम, फोन पे, जहाँ पे आप वॉलेट यूज करते हो उसके थ्रू भी आपका हो जाएगा। वन टाइम मैंडेट क्या होता है? वन टाइम मैंडेट होता है जैसे आपने एसआईपी किया तो फर्स्ट टाइम तो आप चेक के थ्रू पैसे दे दोगे, ऑनलाइन दे दोगे, बट हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं। तो ऑटोमेटिक डेबिट कैसे होते हैं? आप ई मैंडेट करते हो, वन टाइम मैंडेट जिसको बोलते हैं। सो वन टाइम मैंडेट के थ्रू आपका एसआईपी हर महीने डेबिट होते रहता है आपके सेविंग अकाउंट से। सो इसको हम वन टाइम मैंडेट बोलते हैं। तो कोई भी एसआईपी विदाउट वन टाइम मैंडेट के नहीं हो सकती है। चेक या डीडी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या कैश कर सकते हैं। अभी कैश में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, 50,000 पर इन्वेस्टर पर म्यूचुअल फंड पर फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको कैश में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो अप टू 50,000 रुपीज पर इन्वेस्टर पर म्यूचुअल फंड पर फाइनेंशियल ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ ये पेज से किसी को कोई डाउट है? सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जितने भी पेमेंट के ऑप्शन होते हैं सिंपली आप सारे पेमेंट ऑप्शन यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी हाँ जी बिल्कुल। सर अभी जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल से पूछ रहा हूँ। अभी हम्म। हमारा जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो उसमें वो किस कैटेगरी में पड़ता है, इसमें से एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ। जो आपका अगर पीछे का स्लाइड लाएंगे जिसमें मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, मैंडेट दिया हुआ है बैंक को, मुझे यही है खाली ना ओटीपी मैंडेट। कंफर्म, मुझे खाली ओटीपी कंफर्मेशन करना पड़ता है मेरे जो मैंडेट ही है, एफडी मैंडेट में। ही है। दैट इज वन टाइम, इट इज वन टाइम, ओके। वन एंड टाइम इट इज मैंडेट, नॉट। सपोज आप मेरे पास आए कि मुझे म्यूचुअल फंड में अच्छा। इन्वेस्ट करना है। हाँ। मैंने क्या किया, आपका 5 या 10 लाख का वन टाइम मैंडेट कर दिया। ठीक है, ओ, ये आपका डेली का लिमिट हो गया। आप डेली हाँ। 5 या 10 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जितने का मैंने वन टाइम मैंडेट किया है। ठीक है, अभी आप मुझसे एसआईपी करवाएंगे 10,000 की, तो आपका मैंडेट 5 लाख का है, आपका एसआईपी सिर्फ 10,000 जाएगा। तो आपको कोई भी फॉर्म साइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ओटीपी मुझे देंगे, फर्स्ट टाइम आपकी एसआईपी कंटिन्यू हो जाएगी। आपने मुझे बोला कि मुझे 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना है किसी फंड में, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, आपने मुझे ओटीपी शेयर किया, आपका ट्रांजेक्शन प्लेस हो गया। लेकिन जब आप मुझे बोलेंगे 20 लाख इन्वेस्ट करना है, तब फिर मैं आपसे चेक लूंगा या फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू खुद से कर दो। तो मैंडेट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ओटीपी के थ्रू भी हो जाता है। ओके। ठीक है, कट ऑफ टाइमिंग एंड टाइम स्टैंपिंग। अभी मैं, ये बहुत लंबा है, इतना सब कुछ है इसमें समझने के लिए, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कट ऑफ टाइमिंग क्या होता है? सपोज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपने ऑनलाइन बैठ के अभी इन्वेस्ट किया या फिर आपने चेक के थ्रू इन्वेस्ट किया, तो आपको यूनिट कौन सी डेट को मिलेगी? यूनिट आपको क्लोजिंग प्राइस ही मिलता है, ये आपको पता है। मतलब यूनिट पूरे दिन तो फ्लक्चुएट होती नहीं है, शाम को एक बार डिसाइड हो जाता है यूनिट प्राइस कितने पे क्लोज हुआ। तो डेली यूनिट्स आपको मिलते हैं, बट कौन से दिन की मिलेगी? आपको लगा कि मार्केट आज बहुत टूटी है, आज मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, आज मुझे सस्ते यूनिट्स मिल जाएंगे। तो क्या आपको आज के यूनिट्स मिलेंगे? तो इस पे आता है कट ऑफ टाइमिंग। कट ऑफ टाइमिंग क्या होता है कि इतने बजे के पहले आपने पैसे दिए तो आपको आज का मिलेगा, इतने बजे के बाद आपने दिए तो आपको कल का मिलेगा। ठीक है, जैसे कट ऑफ टाइमिंग हमेशा 3 o'clock होता है, मार्केट हमारा क्लोज होता है 3:30, तो 3 बजे के पहले अगर आपके पैसे स्कीम में चले गए तो स्कीम में फंड मैनेजर उन पैसों को इन्वेस्ट कर देगा, आधे घंटे का टाइम है उसके पास। 3 बजे के बाद आपके पैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में गए तो इन्वेस्ट आज नहीं होंगे, कल मार्केट ओपन होगी, कल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा, तो आपको यूनिट्स कब की मिलेगी? कल की। ठीक है, आपने परचेज कर रहे हैं या स्विच इन कर रहे हैं, स्विच इन क्या हुआ, एक फंड से बिका दूसरे फंड में बाय हुआ, तो बिकेगा कितने बजे? 3:30 बजे के यूनिट्स बिकेंगे। नए फंड में कब आएगा? कल आएगा।
तो सपोज आपने स्विच एक फंड से स्विच आउट होता है तभी दूसरे फंड में स्विच इन होता है। सपोज आपने एचडीएफसी मिड कैप से एचडीएफसी स्मॉल कैप में स्विच आउट किया, तो एचडीएफसी मिड कैप से आपके यूनिट्स आज सेल होंगे, तो आज के यूनिट सेल हो गए। नेक्स्ट डे आपके एचडीएफसी मिड कैप में पैसे जाएंगे और कल का यूनिट्स आपको दूसरे फंड में मिलेगा। सो एक जिसका सेल हुआ आज ही सेल हो गया, जिसका बाय हुआ कल बाय होगा। लेकिन अगर आपने 3 बजे के पहले ट्रांजेक्शन प्लेस किया तो, अगर 3 बजे के बाद आप करते हैं यही चीज, तो कल आपका एसबीआई सॉरी एचडीएफसी मिड कैप से कल सेल होगा, परसों आपका बाय होगा एसबीआई एचडीएफसी स्मॉल कैप में। ठीक है, तो ये होता है कट ऑफ टाइमिंग। सो सिंपली जब आपका फंड स्कीम में अवेलेबल हो जाता है 3 बजे के पहले, उसी दिन की यूनिट आपको मिलेगी। तो आज आपने चेक दिया, चेक तो अभी क्लियर नहीं होगा, 3 दिन बाद होगा। तो 3 दिन बाद जब चेक आपका क्लियर होगा तो देखा जाएगा 3 बजे के पहले हुआ 3 बजे के बाद हुआ। 3 बजे के पहले हुआ तो आपको यूनिट परसों का ही मिल जाएगा, 3 बजे के बाद हुआ तो अ डे आफ्टर परसों। क्लियर है? रिडम्पशन में भी सेम चीज है। आज आपने 3 बजे के पहले रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाल दिया फिजिकल या फिर ऑनलाइन, तो आज का जो यूनिट प्राइस होगा वो यूनिट प्राइस सेल हो जाएगा। अगर आपने 3 बजे के बाद डाला, मतलब अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है आज आप डाला, तो कल 3 बजे वाला यूनिट प्राइस एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? सो 3 बजे का टाइमिंग हमेशा होता है, परचेज हो, स्विच इन हो, रिडम्पशन हो, स्विच आउट हो, 3 बजे का ही है। स्विच आउट मतलब सेल, स्विच इन मतलब बाय। तो अगर आप किसी फंड को स्विच कर रहे हैं तो एक फंड से स्विच आउट हुआ मतलब सेल हुआ, दूसरे फंड में स्विच इन हुआ मतलब बाय हुआ। तो 3 बजे के पहले आपने किया तो आज सेल होगा और कल दूसरे फंड में बाय होगा। 3 बजे के बाद आपने किया तो कल सेल होगा और परसों दूसरे फंड में बाय होगा। ठीक है, अभी 3 बजे का कट ऑफ टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, और एक चीज ध्यान में और रखना है, लिक्विड फंड में परचेज का टाइमिंग है 3 o'clock, सॉरी 1:30। लिक्विड फंड में परचेज का कट ऑफ टाइमिंग है 1:30। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ सेम रहेंगे एज इसके लास्ट वाले पेज में मैंने बताया। बट इसमें सेल का होगा, रिडम्पशन या सेल आउट अगर आप करते हैं, स्विच आउट करते हैं, तो 3 o'clock का कट ऑफ टाइमिंग इसमें होगा लिक्विड फंड में। सो लिक्विड फंड में परचेज के लिए 1:30 का टाइम है, बाकी सारे फंड्स में कट ऑफ टाइमिंग 3 o'clock का है। और लिक्विड फंड में रिडम्पशन, और रिडम्पशन मीन सेल अगर आप कर रहे हैं या स्विच आउट कर रहे हैं, तो आपको 3 बजे का ही कट ऑफ टाइमिंग है। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फंड परचेज के लिए 1:30 का कट ऑफ टाइमिंग है। ठीक है, तो जब भी आपका पैसा स्कीम में अवेलेबल होता है, ये जो कट ऑफ टाइमिंग है इसका मतलब इतने बजे के पहले आपका पैसा स्कीम में पहुंच गया या नहीं पहुंचा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, टाइम स्टैंपिंग क्या है? टाइम स्टैंपिंग एक मैकेनिज्म है जिससे इंश्योर किया जाता है कि आपका फॉर्म पीओएस पॉइंट पे कब पहुंचा। पॉइंट ऑफ सर्विस एक्चुअली, पीओएस ही, ओपीओ, ओपीओ। ओके, ऑफिस पॉइंट ऑफ, ऑफिशियल पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। सो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल फंड की ऑफिसेज होती हैं, या फिर कैम्स या कार्वी रजिस्ट्रार की ऑफिसेज होती हैं, जहां पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने मुझे फॉर्म दिया, तो मैं ओपीओ नहीं हूँ, मैं वो फॉर्म को या तो कैम्प्स में दूंगा या म्यूचुअल फंड की ऑफिस में दूंगा। तो वो फॉर्म आपका जब भी कैम्प्स की ऑफिस या म्यूचुअल फंड की ऑफिस में सबमिट हुआ, तो उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट हो रहा है, स्टैंप लग जाता है, ताकि ये श्योर हो सके कि कौन से टाइम पे आपने फंड, कौन से टाइम पे आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट हुआ है, ताकि जो भी टैट है उसको फॉलो किया जाए, कट ऑफ टाइमिंग को फॉलो किया जाए। सो ये होता है टाइम स्टैंपिंग। क्लियर है? अब टाइम स्टैम्प की जो मशीन होती है अगर वो खराब हो जाती है, आपको शायद इस पे भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे है नहीं। अगर टाइम स्टैम्प की मशीन खराब हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टीज उसको, ट्रस्टीज के अप्रूवल के साथ ही उसको सही करवाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करवाया जा सकता है। केवाईसी रिक्वायरमेंट्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर।
सो जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल, उन सबको केवाईसी देना होता है। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर। सो जब फर्स्ट टाइम आप किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम या तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आपको एक कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे एज अ इंडिविजुअल आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सबमिट करना पड़ेगा। वो केवाईसी होता है। सो केवाईसी डॉक्यूमेंट में पैन लगेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड एग्जेम्प्टेड हैं, जिनको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप ध्यान से देखिएगा, ये समझाने की चीज नहीं है। सबसे पहले तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल अपॉइंट बाय द कोर्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको कोर्ट अपॉइंट करती है। उनको पैन कार्ड सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का पैन नहीं होता है। दूसरा, इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम के इन्वेस्टर या सिक्किम के रेसिडेंट को पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। यूएन एंटिटीज, मल्टीलैटरल एजेंसीज exempt फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, फिलिंग टैक्सेस रिटर्न्स इन इंडिया। सो कोई भी यूएन की कंपनी है, यूनाइटेड नेशंस, या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी है जो आउट ऑफ इंडिया की है, वो लोग इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं होते, एग्जेम्प्टेड होते हैं। सो उनको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम अप टू 50,000 पर इन्वेस्टर। अभी 50,000 फिगर आप याद रख लीजिए, 50,000 पर इन्वेस्टर पर एएमसी पर फाइनेंशियल ईयर कैश पे इन्वेस्ट हो सकता है। और पैन कार्ड नहीं है तो भी 50,000 पर इन्वेस्टर पर एएमसी पर ईयर इन्वेस्ट हो सकता है। ओके सॉरी, पर इन्वेस्टर पर ईयर, नॉट पर एएमसी। 50,000 विदाउट पैन कार्ड इन्वेस्ट हो सकता है, बट पर पर्सन पर ईयर, नॉट पर एएमसी। पर एएमसी मतलब 44 एएमसी है तो काफी ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक इन्वेस्टर 50,000 ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, विदाउट कर सकता है विदाउट पैन कार्ड। सर लेकिन इनकी केवाईसी होती है? हाँ, विदाउट पैन इनकी केवाईसी हो जाएगी। ओके। गोविंद, समझा नहीं? अब पता नहीं, देख देखता हूँ। ओके, सो केवाईसी के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस लगता है। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आप ले सकते हैं? पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, या फिर फोन बिल हो सकता है। ओके, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस से डिफरेंट है तो आपको दोनों का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस का अलग, कम्युनिकेशन का अलग। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? केआरए बोलते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। सो सेबी अप्रूव्ड केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं। फर्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड या किसी शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो ये एजेंसीज आपका केवाईसी कर देती हैं। इन फ्यूचर आपके सारे ट्रांजेक्शन इसी केवाईसी पे वैलिड होते हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको केवाईसी करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, केवाईसी कई तरह से हो सकती है। पहला, थ्रू ई केवाईसी सर्विस बाय यूआईडीएआई। आधार कार्ड पे ओटीपी आता है या आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपका एसआईपी हो जाता है, जिसको बोलते हैं ई केवाईसी। दूसरा, अगर माइनर को केवाईसी करना है, केवाईसी फॉर माइनर्स, सो माइनर की केवाईसी नहीं होती है, गार्डियन की केवाईसी होती है। अगर किसी माइनर को इन्वेस्ट करना है तो उनके गार्डियन का केवाईसी होगा, माइनर का केवाईसी नहीं होता है। इन केस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, सो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का भी केवाईसी होगा, इन्वेस्टर का भी केवाईसी होगा, जो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो इंडिविजुअल के लगते हैं। केवाईसी फॉर एनआरआईज, सो एनआरआईज का पैन कार्ड लगेगा, और इनका जो भी फॉरेन कंट्री जहाँ पर भी वो टैक्स पे कर रहे हैं वहाँ का जो भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, एंड एनआरआई भी फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होते हैं? किसी कंपनी का केवाईसी कैसे होता है? तो सिंपल है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके पास होता है एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये लगेंगे।
कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, और साथ ही साथ बोर्ड रेजुलेशन लगता है। बोर्ड रेजुलेशन क्या होता है? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो मालिक एक्चुअली काउंट कर लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सो कई सारे डायरेक्टर्स होते हैं, एक रेजुलेशन बनता है कि एक पर्सन को ऑथराइज करते हैं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके, लेटर लिखते हैं कि दिस पर्सन इज ऑथराइज टू इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी, सो वी आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड हिम एज अ क्या बोलते हैं, अपॉइंटी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक अपॉइंट करेंगे एक पर्सन को जो ऑथराइज्ड होगा कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए। सो बोर्ड रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, सो सिंपली जब आपको क्वेश्चन आए बोर्ड रेजुलेशन क्या हो गया आपको समझ में आ गया, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक लेटर लिख के एक पर्सन को अथराइज करते हैं, जिसको अथराइज सिग्नेटरी आप बोल सकते हैं। अथराइज सिग्नेटरी कंपनी के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकता है उस लेटर के साथ जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलके उसको अथराइज किया है, वो लेटर को सबमिट करके। ठीक है, कोई भी ट्रस्ट अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो ट्रस्ट के पास एमओए एंड एओए नहीं होता है, ट्रस्ट के पास क्या होता है, ट्रस्ट डीड। तो ट्रस्ट डीड के साथ एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे पर भी बोर्ड रेजुलेशन की जरूरत होती है, मतलब ट्रस्ट का जो बोर्ड है वो पूरा बोर्ड मिलके किसी एक पर्सन को ऑथराइज करेगा जो ट्रस्ट के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे किसी ट्रस्ट को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसी स्टेट के चैरिटी कमिश्नर से अप्रूवल लेना होता है। सो चैरिटी कमिश्नर के अप्रूवल के साथ वहाँ की ट्रस्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट्स में है जिनका मुझे नाम अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है, मीन्स एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है। ऑथराइजेशन फॉर इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट, दिस इज टिपिकली इन फॉर्म ऑफ बोर्ड रेजुलेशन। ओके, सो किसी एक पर्सन को जो ऑथराइज करते हैं बोर्ड रेजुलेशन के थ्रू ऑथराइज करते हैं, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बोर्ड रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट किसको होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो बोर्ड रेजुलेशन की जरूरत होती है। ठीक है, ये पूरा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यूबीओ, यूबीओ आप समझ लीजिए। यूबीओ सपोज जैसे एचयूएफ को इन्वेस्ट करना चाहता है तो एचयूएफ में एक यूबीओ यूबीओ होता है, यूबीओ होता है जिसको अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। मतलब अगर वो पैसे फाइनली किसी के यूज में आने हैं तो कौन से पर्सन के यूज में आना है। सो यूबीओ कौन हो सकता है? किसी भी कंपनी का 25%, मिनिमम 25% का यूनिट स्टेक होल्डर होना चाहिए। ओके, पार्टनरशिप फर्म में 15% होना चाहिए, और कोई भी ट्रस्ट है वहां पे वो 15% का शेयर होल्डर होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25%, कोई भी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटर में तो कंप्लीट ऑनर होता है एक ही पर्सन। पार्टनरशिप फर्म में 15% मिनिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, या किसी भी ट्रस्ट में 15% की मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए। ऐसे पर्सन को हम अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बना सकते हैं। इसका भी एक फॉर्म होता है, जब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो ये भी एक फॉर्म होता है जिसपे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर होता है। फटका मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई फॉरेन एनआरआई या पीआईओ इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, या कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल भी होते हैं, उनको फटका सबमिट करना होता है। ये क्या दिखाता है कि आप कौन कौन सी कंपनी में टैक्स पे कर रहे हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, तो आपको डिक्लेयर करना है एज ए इन्वेस्टर। अब म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, फिक्स इंटरवल में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स बाय करना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, फिक्स इंटरवल में किसी स्कीम से यूनिट्स को विड्रॉल करना। आपने एक साथ ढेर सारे यूनिट्स बाय कर लिए, अब फिक्स इंटरवल में किसी स्कीम से यूनिट्स को विड्रॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसडब्ल्यूपी। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, सेम एमसी के एक स्कीम से दूसरे स्कीम में एक फिक्स इंटरवल पे आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मीन्स यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सपोज आपने एसबीआई इसमें लिक्विड फंड में आपने पैसे डाल दिए ढेर सारे, और आप हर महीने
वहां से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं एसबीआई के स्मॉल कैप में या मिड कैप में या दोनों में या तीनों में, जितनी भी स्कीम में आप चाहें, हर महीने, हर वीक, एवरी डे या एवरी क्वार्टर आप फिक्स अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसटीपी। स्विच, जैसे एसबीआई के लार्ज कैप में आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको मिड कैप में डालना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप पहले अपने अकाउंट में लीजिए फिर आप उसमें डालिए, डायरेक्टली एक फंड से दूसरे फंड में स्विच हो जाता है, मतलब एक फंड से यूनिट सेल होगी और दूसरे फंड में बाय हो जाएगा। ये स्विच ट्रांजेक्शन है। ट्रांसफर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। ओके, सो जैसे आपने इनकम आईडीसीडब्ल्यू लिया, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया, बट आप चाहते हैं कि जो डिविडेंड आता है वो किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाए, सो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड। एसआईपी टॉपअप फैसिलिटी, एसआईपी को आप टॉपअप भी कर सकते हैं, मीन्स आपका 10,000 का एसआईपी चल रहा है, आप उसको 11 का करना चाहते हैं, 12 का करना चाहते हैं, 15 का करना चाहते हैं, तो एसआईपी टॉपअप भी कर सकते हैं। रिन्यूअल एंड कैंसिलेशन ऑफ एसआईपी, एसआईपी अगर आपका एक्सपायर हो गया है, सपोज आपने 2 साल के लिए किया था, खत्म हो गया, रिन्यू करना है, आप रिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब सेम रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ एसडब्ल्यूपी, एसडब्ल्यू को भी आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। एसटीपी में भी सेम। स्विचिंग में कोई कैंसिलेशन नहीं होता, यहाँ पे ये स्विचिंग गलत लिखा हुआ है, स्विच आपने एक बार कर दिया, आपका पैसा दूसरे स्कीम में पहुंच गया। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स में क्या होता है, जैसे आपने किसी XYZ फंड में आपने 10,000 की एसआईपी किया और आपने एक ट्रिगर लगा दिया कि एवरी 6 मंथ्स के इंटरवल पे मेरा 50,000 रुपये कटना चाहिए। 5 महीने तक आपका 10,000 कटेगा, छठे महीने आपका 50,000 डेबिट हो जाएगा, फिर 5 महीने तक 10,000, फिर 6 मंथ्स में आपका हर 6 महीने के इंटरवल में जो भी आपने ट्रिगर सेट किया है वो हिट होता रहेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन म्यूचुअल फंड, अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखा था, अभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं। इन पे टाइम स्टैंपिंग, कट ऑफ टाइमिंग, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। कट ऑफ टाइमिंग कहाँ मैटर करती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। तो आप नॉमिनेशन चेंज कर रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। यूनिट्स को प्लेज कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फोलियो डिटेल्स में चेंजेस कुछ कर रहे हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ चेंज कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेम चीज हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बैंक अकाउंट डिटेल आप चेंज कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट, ट्रांसमिशन क्या होता है, अगर यूनिट होल्डर की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर होते हैं यूनिट, वो उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सेम फंड में यूनिट, अदर यूनिट जब तक बाय सेल नहीं हो रहा है तब तक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। चेंज इन स्टेटस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टर कैटेगरीज, जैसे रेसिडेंट इन्वेस्टर है उसको एनआरआई में कन्वर्ट करना है, या फिर एनआरआई है रेसिडेंट में करना है, तो इस ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ। माइनर टर्न मेजर, माइनर 18 साल से ऊपर हो गया, नॉन फाइनेंशियल। एनआरआई टू रेसिडेंट इंडियन मीन्स सेम चीज हो गया, चेंज इन स्टेटस। एनआरआई टू रेसिडेंट इंडियन अगर चेंज करता है तो भी नॉन फाइनेंशियल है। चेंज इन करता ऑफ एचयूएफ, अगर फैमिली के हेड की डेथ हो गई तो करता चेंज होगा, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो गए। तो आपको समझ सिंपली, जहाँ पे यूनिट बाय सेल नहीं हो रहा है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो इस पे एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आप स्विच में यूनिट बाय सेल होता है, एक में बाय हुआ एक में सेल हुआ। एसडब्ल्यूपी में एक यूनिट से हर महीने पैसे विड्रॉल हो रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। एसटीपी में एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जा रहा है, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। एसआईपी में हर महीने यूनिट्स बाय हो रहे हैं। रिडम्पशन में पूरे यूनिट सेल हो रहे हैं। परचेज में यूनिट्स बाय हो रहे हैं, तो ये सारे जहाँ पे यूनिट बाय या सेल हो रहा है वो फाइनेंशियल, उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ओके, टैट टाइमिंग है, कौन सी चीज के लिए कितना टैट है, तो एनएवी डेली बेसिस पे डिस्क्लोज होता है, आप सबको पता है, डेली डिस्क्लोज किया जाता है एनएवी प्राइस क्या है। क्लोज एंडेड फंड में वीकली कर सकते हैं अगर चाहें तो, अप्रूवल देती है सेबी, बट जितने भी ओपन एंडेड फंड है उनमें तो डेली होगा। म्यूचुअल फंड स्कीम अदर देन आईपीओ एंड ईएलएसएस रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, ये आप सबको पता है, मैक्सिमम 50 डेज। एनएफओ नॉट आईपीओ। म्यूचुअल फंड स्कीम टू अलॉट यूनिट और रिफंड मनी,
5 बिजनेस डेज मतलब एनएफओ 15 दिन के लिए आया, क्लोज हुआ, अगले 5 दिनों में या तो पैसे वापस कर दो या तो यूनिट अलॉट कर दो, ये 5 दिनों में करना होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रीओपनिंग फॉर आउटगोइंग सेल रिपर्चेज ऑफ ओपन एंडेड स्कीम्स अदर देन ELSS 5 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। डिस्पैच ऑफ डिविडेंड वारंट 15 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन डेट, मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो अगले 15 दिन के अंदर डिविडेंड मिलना चाहिए, पहले ये 30 डेज था। डिस्पैच ऑफ रिडम्पशन रीपर्चेज चेक टू इन्वेस्टर 10 डेज, अगर आपने पैसे रिडीम किए, अपने यूनिट्स को सेल किया तो अगले 10 दिन के अंदर आपके पास या तो चेक पहुंच जाना चाहिए या तो आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाने चाहिए। स्कीम वाइज एनुअल रिपोर्ट और एन आर्बिट्राज समरी ऑफ ऑल यूनिट होल्डर 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द रेलिवेंट अकाउंट्स ईयर। इसकी नॉलेज मुझे नहीं है तो मैं इसको स्पेशली नोट कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो टू बी सेंट टू ऑल यूनिट होल्डर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 day फ्रॉम द डेट ऑफ ईच हाफ ईयर। सो स्टेटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो टू बी सेंड ऑल यूनिट होल्डर, जो एनुअल स्टेटमेंट की बात हो रही है वो हर 6 महीने पे एक्चुअली भेजा जाता है। सो जैसे ही 6 महीना कंप्लीट होता है उसके अगले 10 दिन के अंदर सबको स्टेटमेंट मिल जाना चाहिए। सो 31 मार्च को 6 महीने कंप्लीट हुआ तो 31 या सॉरी 31 अप्रैल तक, सॉरी 10 अप्रैल तक सबको स्टेटमेंट मिल जाना चाहिए। दूसरा हाफ ईयर खत्म होता है 30 सितंबर को, तो अक्टूबर 1 तक सबको मिल जाना चाहिए एनुअल स्टेटमेंट। हाफ ईयरली डिस्क्लोजर सेम, फर्स्ट मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हाफ ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके अगले 1 महीने के अंदर। इसके बारे में मैंने सब बताया है, अभी 2 दिन पहले ही क्लासेस हुई थी। अ कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट, ये वैसे ईयरली होता है। कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट हर इन्वेस्टर को ईयरली भेजा जाता है। बाकी CDSL और NSDL, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट मंथली मिलते रहता है। AMC को ईयरली भेजना होता है, बट AMC बीच बीच में आपको सेंड करती रहती है कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट। यूनिट सर्टिफिकेट आप जब चाहें तब ले सकते हैं, विद इन 5 बिजनेस डेज आपको मिलना चाहिए। जब आप AMC को या अपने ब्रोकर को फोन करके आप मांग सकते हैं। ओके, सो चैप्टर 9 के क्वेश्चंस मैं कल पूछूंगा, अभी जस्ट हमने पढ़ाई किया है तो हमें समझ में आ जाएगा। मीन्स कल तक अगर याद रह गया तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल का टाइमिंग आपको एक बार कंफर्म कर दिया जाएगा। सो आपके लिए अगर सुटेबल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हैं। और अभी तक में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी कुछ डाउट नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना तब सब डाउट आने चालू होते हैं। तो आप उस टाइम पे मुझे कॉल करिए ना। ओके सर। ठीक है, वैसे ही ये जो पेज मैंने पढ़ाया आप सबको एक शॉर्ट बुक मिला होगा, राइट? जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सेम वे में आपको एक वाइट कलर के बैकग्राउंड में मिला होगा, आप सबको मिला होगा। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, तो कहीं से आपको लगे कि मैं फास्ट निकल गया या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़िए। अगर क्वेश्चन आता है तो आप मुझे फ़ोन करिए, या नेक्स्ट डे जो भी ट्रेनिंग है उसमें आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, फिलहाल कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना हुआ? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल का टाइमिंग कंफर्म